बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हमने जो फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करना है वो है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। स्टूडेंट्स समझना हमने ये है कि जो मॉडर्न रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये इसके मेन कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं और इनके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज़ होते हैं या जिनको कूलेंट कहते हैं। रेफ्रिजरेंट वो लिक्विड होते हैं या वो मीडिया होता है जो कि रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस को एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट्स। अब ये रेफ्रिजरेंट गैस भी हो सकती हैं, ये लिक्विड्स भी हो सकते हैं, ये वाटर भी यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम कौन-सा है। आम तौर पे जो एसी है या फ्रीज़र है, उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, वो होते हैं गैस, ठीक है? अब पहले-पहल जो रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ करते थे, वो होते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर ग्लोबली जो है, वो पाबंदी लग चुकी है कि इनको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये ज़हरीली गैसें थी। अब ये ज़हरीली गैस थी और ये ओज़ोन लेयर को डिस्टर्ब करती थी। ओज़ोन लेयर क्या है? हम जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर कुदरती तौर पे एक लेयर मौजूद है, जो सूरज से आने वाली हार्मफुल जो रेडिएशन है, उनको रोकती है, उनको फ़िल्टर करती है, ठीक है? अगर वो रेडिएशन ज़मीन के ऊपर आएँगी, तो हमें आँखों की बीमारी लगेगी, हमारी स्किन डैमेज होगी, तो इस तरीके से एनवायरनमेंट की हीट बढ़ेगी। तो असल में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस ओज़ोन लेयर को डिस्टर्ब करती थी। इस वजह से इसके ऊपर ग्लोबली पाबंदी होगी कि ये वाले जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करने। ठीक है? आजकल जो मॉडर्न जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं, उनके अंदर हम लोग इको फ्रेंडली जो रेफ्रिजरेंट है, वो यूज़ करते हैं। यानी जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है ना आलूद नहीं करते, उनके अंदर पॉल्यूशन नहीं फैलाते। ठीक है? ऐसे हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो है कि वो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को समझने से पहले मैं आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो किस तरह रन करता है उसके अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो किस तरह मूव करते हैं और उनके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो मैं इस डायग्राम से आपको एक जो है कि वो प्रोसेस दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास है एक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है? तो ये एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है कि इसके अंदर हमारे पास मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एवापोरेटर होता है, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और एक्सपेंशन वाल्व होती है। अब इसको मैंने नंबरिंग कर ली 1, 2, 3, 4। अब बच्चों क्या होगा कि अब जब हमारे पास ये एवापोरेटर जो है ये क्या चीज़ है? एवापोरेटर हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पे आपने कोई चीज़ ठंडे होने के लिए रखनी होती है। ठीक है? आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें रख देते हैं, पानी रख देते हैं, सब्जियाँ रख देते हैं, फ्रूट्स रख देते हैं। तो असल में वो एवापोरेटर के अंदर आप स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है? यहाँ पे एवापोरेटर के अंदर दाखिल होने से पहले इस पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे, जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल ठंडे होते हैं, चिल्ड होते हैं। जब वो एवापोरेटर के अंदर एंटर होते हैं, तो यहाँ पे ये हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, पानी से, फ्रूट से, सब्जियों से हीट सक कर लेते हैं। जब यहाँ से सक करते हैं, तो क्या होता है कि ये वाले जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इस जगह पे। ठीक है? जैसे ही एवापोरेटर के अंदर हीट को सक करेंगे, तो ये वेपराइज़ हो जाते हैं, लिक्विड से वेपर बन जाते हैं। इस वजह से इस हिस्से को या इस पार्ट को एवापोरेटर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आके वेपराइज़ हो जाता है। उसके बाद ये कंप्रेसर में जाते हैं, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, इनको ठंडा किया अपना सॉरी कंप्रेस किया जाता है, ताकि जो है कि ये मज़ीद इनको कंप्रेस करके इनकी हीट को बढ़ाया जाए और उसके बाद इनको कंडेंसर के अंदर जो है ना वो पास करवाया जाता है। अब जब ये कंडेंसर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये अपनी हीट को रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कंडेंसर जो है ये हमारे ओपन एनवायरनमेंट में ही वो होता है। तो ये एनवायरनमेंट में हीट को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद हमारा ये जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो आके एक्सपेंशन वेल में मज़ीद एक्सपैंड होते हैं। जब वो एक्सपैंड होते हैं तो मज़ीद ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोबारा ये ठंडे होके इस पॉइंट पे आएँगे, यहाँ आके दोबारा एंटर होंगे इवेपोरेटर के अंदर
फिर यहाँ से वेपराइज़ हो जाएँगे, यानी हीट को ये सक कर लेंगे और इस तरीके से ये एक रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेन पार्ट्स थे जिनके अंदर से रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करता हुआ हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाता है। तो अब ये जो रेफ्रिजरेंट है, हम उन मीडिया या लिक्विड्स को बोलते हैं जो कि हीट को सक करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। यानी ये कूलिंग प्रोसेस में हीट को फ्लो करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये आमतौर पे एसी के अंदर, फ्रीज़र के अंदर जो होते हैं गैसेज़ होती हैं, और जो एचवीएसी सिस्टम है उसके अंदर पानी होता है, और जो बर्फ़ के कारखाने होते हैं वहाँ पे भी पानी होता है। पानी के ज़रिए ये कूलेंट प्रोड्यूस की जाती है जिससे बर्फ़ बनती है। या जो एचवीएसी सिस्टम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लगा होता है, वहाँ पे भी ये पानी सारा होता है। पानी को जो है ना, इसे सर्कुलेट करवाया जाता है, वो हीट को सक करके, एब्ज़ॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाता रहता है। तो ये था बच्चों रेफ्रिजरेशन सिस्टम का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवाया। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है। साथ-साथ हम इन बातों को, इन लाइनों को जो है रीड भी करेंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए। In modern refrigeration systems, the cooling effect caused by evaporation plays an important role in lowering temperature without relying on harmful CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यानी ये जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, ये क्या करते हैं कि इनके अंदर वेपराइजेशन के ज़रिए कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो जहाँ हमने टेम्परेचर को कम करना हो, वहाँ पे ये अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन उसके अंदर हम हार्मफुल जो सीएफसी थी, उसको इस्तेमाल किए बगैर हम ये कूलिंग का सिस्टम आजकल परफ़ॉर्म कर रहे हैं मॉडर्न सिस्टम के ज़रिए। दीज़ सिस्टम यूज़ एनवायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स। अब जो हमारे ये सिस्टम जो हैं, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेंट की मैं पहले बात कर चुका हूँ। ऐसा मीडिया, ऐसी गैस या ऐसे लिक्विड्स जो हीट को कैरी करने में मदद करते हैं, ठीक है? दैट इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर। जब ये लो टेम्परेचर यानी थोड़ा-सा टेम्परेचर मिलता है तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं। इनसाइड द कूलिंग कॉइल्स। अब ये जो हमारे पास इवेपोरेटर होता है, ये कूलिंग कॉइल्स होती हैं। ठीक है, कॉइल्स की फॉर्म में ये उसके अंदर फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कूलिंग कॉइल कहते हैं। एज द रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट्स, जैसे ही जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो एवेपोरेट्स होते हैं, इट एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ऑब्वियसली होगा यहाँ पे क्या कि ये वेपोराइज कब होंगे, जब ये हीट को सक करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, वो एरिया जहाँ पे आप कूलिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कॉजिंग द टेम्परेचर टू ड्रॉप। ठीक है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस एब्जॉर्ब हीट इज देन कैरीड अवे एज द वेपर इज कंप्रेस्ड। अब इनको जो है, जो वेपर यहाँ पे बने थे, जो हीट एब्जॉर्ब करके जा रहे थे, वो क्या किए जाते हैं, उनको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, वो वेपर को कंप्रेस किए थे एंड कंडेंस बैक इनटू लिक्विड आउटसाइड द कूलिंग कंपार्टमेंट। अब इनको क्या किया जाता है, जहाँ कंप्रेस करने के बाद इनको कंडेंसर में भेजा जाता है, वहाँ पे ये क्या किए जाते हैं कि बाहर जो कूलिंग कंपार्टमेंट है उससे अवे जो है उस हीट को रिजेक्ट कर देते हैं। दिस साइकिल ऑफ evaporation एंड कंडेंसेशन enables continuous कूलिंग। और इस तरीके से ये जो evaporation और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है या साइकिल है, वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली कूलिंग प्रोड्यूस करता है while avoiding the environmental damage once caused by ozone depleting CFCs। ठीक है, तो बगैर कोई जो है कि इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर, यानी ओजोन डिप्लीटिंग जो हमारे ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाए बगैर ये क्या करते हैं, कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वो टॉपिक जो आप लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा मैं आपको ये डायग्राम जो आपकी बुक के ऊपर बनी हुई, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। बच्चों ये देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट ये नंबर 1 है, मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ। नंबर 1 पार्ट इसको रख लेते हैं। ये क्या है? ये एवेपोरेटर है, जो जहाँ पे हीट को एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। उसके बाद ये हमारे पास कॉइल्स होती हैं जिनके अंदर कूलेंट जो है या रेफ्रिजरेंट है जो फ्लो करता है।
फिर जाता है ये कंप्रेसर में, ये नंबर 2 पे मैं लिख देता हूँ कंप्रेसर, ये 2 नंबर है, ये कंप्रेसर है। इसके बाद ये कंप्रेस होने के बाद जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है कंडेंसर के अंदर, ये कंडेंसर है, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कैपिलरी ट्यूब्स जो होती हैं, ये एक्सपेंशन वाल्व मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक, कैपिलरी ट्यूब छोटी-छोटी ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर से जो रेफ्रिजरेंट होता है वो फ्लो होके दोबारा जो है एकदम जैसे फुहारा होता है ना हमारे पास शॉवर का फुहारा जो होता है, बिल्कुल इस तरह ये रेफ्रिजरेंट बाहर की तरफ फैलते हैं, जिससे वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है? तो ये डिफरेंट-डिफरेंट यहाँ पे स्टेजेज़ आपको ये इस तरह एक पूरे साइकिल के अंदर बताई गई हैं। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये साइकिल बहुत आसान साइकिल है और ये साइकिल आप समझें कि ये इंजीनियरिंग लेवल पे भी बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं सिर्फ़ मैट्रिक लेवल पे नहीं है, बाकायदा इसमें इंजीनियरिंग होती है, ठीक है? तो इस वजह से ये साइकिल आपको अगर समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर में इस साइकिल से बिल्कुल भी नहीं घबराएँगे, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अब जो नेक्स्ट देखें जो साइड इन्फॉर्मेशन है ये भी इम्पोर्टेंट होती है बाद दफ़ा बोर्ड में, ये भी इसके मुतालिक भी सवाल आ जाता है कि रेफ्रिजरेटर्स यूज़ एन अमेजिंग ट्रिक, दे दे कूल बाय लेटिंग स्पेशल लिक्विड एवेपोरेट इनसाइड कॉइल्स। अब हम ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कूलिंग किस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि वो वेपोराइज़ हो जाते हैं। हीट को जब एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो वो कॉइल्स के अंदर वेपोराइज़ हो जाते हैं। नो हार्मफुल सीएफसी, वहाँ पे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्मफुल है उसकी ज़रूरत आजकल नहीं पड़ती। मॉडर्न कूलेंट आर मोर इको फ्रेंडली, तो जो आजकल जो मॉडर्न है जदीद कूलेंट्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं, यानी जो माहौल दोस्त हैं। ठीक है, माहौल को आलूद नहीं करते, उसमें आलूदगी नहीं फैलाते। ठीक है, तो ये था बच्चों वो क्वेश्चन जो हमने जो पढ़ना था कूलिंग के मुतल्लिक। इसके अलावा मैंने आगे भी आप लोगों के लिए एक और टॉपिक तैयार किया है कि ये पेज नंबर 14 के ऊपर मौजूद है। ये एक छोटा-सा टॉपिक है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने लाज़मी तौर पे इसको समझना है कि ये असल में क्या है। बच्चों ये वाली जो कर्व है, ये कर्व बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको कर्व के मुतालिक पूछा जा सकता है। ये कर्व असल में आती है टेम्परेचर और टाइम के दरमियान आपने ड्रॉ करनी होती है। ठीक है? हमारे पास लेट्स सपोज़ के बर्फ़ के चंद टुकड़े हैं, बर्फ़ के क्यूब्स हैं, इस तरह हमारे पास पड़े हुए हैं। हमने उसको एक बीकर के अंदर डाल लेना है। जब हम उनको बीकर में डाल के उसको क्या करना है, हीट करना है। अज़्यूम कर लें कि वो इस वक़्त -30 सेल्सियस के ऊपर मौजूद थे, इस पॉइंट के ऊपर। जब हमने इनको हीट करना शुरू किया, तो जब टेम्परेचर हमारा 0 पे हुआ ना, यहाँ पे, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गए। जब मेल्ट होना स्टार्ट हो गए तो यानी ये बर्फ से पानी बनना शुरू हो गया। तो जो हम उसको हीट सप्लाई कंटिन्यूअसली कर रहे हैं ना, अब वो हीट यानी जो टेम्परेचर है या उस हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे जो 0 हमें नज़र आया, ये 0, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है। ये इस दोनों पॉइंट पे 0 है। ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? जब इस पॉइंट के ऊपर सारे का सारा पानी बन जाएगा, तो अब हम फर्दर उसको हीट देंगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ता-बढ़ता इस पॉइंट तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इस पॉइंट तक बढ़ने बढ़ने तक क्या होंगे कि यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो पानी जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी ये 100 सेल्सियस समझ लें आप। यानी ये यहाँ पे 100 सेल्सियस पे आके पानी जो है वो क्या होना शुरू हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया। यानी ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। इसके बाद आप देखेंगे टेम्परेचर वन्स अगेन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इस तरीके से आप लोग को ये जितना भी डाटा प्रोवाइड किया गया है, इससे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ऑफ आइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा रीड भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को इनकी लाइन की समझ भी आ जाए। दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग स्मॉल आइस पीसेस इन अ बीकर ओवर अ स्टैंड। एक स्टैंड के ऊपर हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर जो है छोटे-छोटे बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। सस्पेंडिंग अ थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर, और उसके अंदर एक थर्मोमीटर भी लगा देंगे ताकि उसका टेम्परेचर साथ-साथ मेजर करें। हीटिंग द बीकर कॉजेज़ द आइस टू मेल्ट। अब हम उस बीकर को हीट करेंगे, जिससे जो है बर्फ मेल्ट होना शुरू होगी।
कीपिंग द मिक्सचर एट 0 सेल्सियस। अब उस मिक्सचर को यानी पानी और बर्फ का जो मिक्सचर बन रहा है वो 0 सेल्सियस पे जाएगा तो क्या होगा कि बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नोट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट मेल्टिंग। अब जितनी भी मेल्टिंग हो रही है हम सारे का टेम्परेचर टाइम जो है वो नोट करेंगे। फर्दर हीटिंग कॉजेज वाटर टेम्परेचर टू राइज फ्रॉम 0 to 100। हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये 0 से बढ़ के 100 पे चला जाएगा। ये पॉइंट जो है ना ये 100 के लिए है। ठीक है? तो यहाँ पे आके पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। रिकॉर्ड द टाइम फॉर दिस इंक्रीज, प्लॉट अ टेम्परेचर टाइम ग्राफ। ये वाला जो ग्राफ है ये आप देख रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम है, तो इसलिए इसको कहा गया टेम्परेचर टाइम ग्राफ। एंड द कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यूजिंग कैलकुलेटेड डाटा। तो जो डाटा हमें इस कर्व के अंदर नजर आ रहा है उसको यूज करते हुए हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।